दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ाऊंगी। मैं सारा का सारा टॉपिक जो है आपको आने वाले समय में टीजीटी की जो परीक्षाएं होंगी, जो पेपर होगा, उसके अकॉर्डिंग सारा सिलेबस पढ़ाऊंगी। आप चाहें तो इस सिलेबस को आप मैच भी कर सकते हैं। मैं सारे वही टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूंगी जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे कि इसके नाम से ही वर्णित है कि ये एक ऐसा संगठन है देशों का जो एक विचारधारा से आगे बढ़ता है, या ये कहीं सभी राष्ट्रों का एक मिलकर संयुक्त संघ बनाया गया जिससे सभी राष्ट्रों को एकता और एक शांति की तरह आगे बढ़ाया जा सके। ये इसकी स्थापना कैसे हुई? अगर हम कोई संगठन बना रहे हैं ना कोई तो उद्देश्य स्थापना होती है, कोई ना कोई तो उसका उद्देश्य होता है। दरअसल इसका उद्देश्य क्या था कि दो विश्व युद्ध झेल चुका था। आपको मालूम है 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध हो चुका था। बहुत सारे युद्धों में सब राष्ट्रों में एक दहशत का माहौल था। 4 साल युद्ध में भयंकर हानि हुई, क्षति हुई। तो सभी राष्ट्रों ने मिलकर क्या किया कि ऐसी संस्था बनाई जाए जिससे आने वाले समय में इन युद्धों को रोका जा सके। और इस युद्ध के बाद एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था द लीग ऑफ नेशन। द लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, लेकिन द लीग ऑफ नेशन अपना काम नहीं कर सकी और उसके जस्ट 21 साल बाद ही पूरे विश्व को एक नया वर्ल्ड वार झेलना पड़ा, जिसकी जो 1939 से 1945 तक चला। एक बड़ी अवधि तक ये युद्ध होता रहा और इस युद्ध में इतनी भयंकर क्षति हुई कि अब सब राष्ट्र ये देखने लगे कि अगर ऐसे ही युद्ध होते रहे, सभी राष्ट्र आपस में लड़ते रहे, तो एक दिन दुनिया से सारे राष्ट्र खत्म हो जाएंगे, कोई भी राष्ट्र नहीं बचेगा। और जब राष्ट्र ही नहीं बचेंगे तो ये मानव जीवन कैसे बच सकता है? तो सभी राष्ट्रों ने मिलकर एक नया विचार दिया या एक नई सोच से आगे बढ़े कि हमें इन्हें विश्व युद्ध को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अब एक ऐसा मजबूत संगठन की जरूरत पड़ी रही है जिससे कि ये इन युद्धों को रोका जा सके, भविष्य में ऐसी कोई भी परिस्थितियां पूरे विश्व को झेलनी ना पड़े। उसी को ध्यान में रखते हुए उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने एक विचार दिया, राष्ट्रों के सामने एक विचार रखा, क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो बहुत ही मजबूती से इन युद्धों को रोकने का काम कर सके। उसी विचारधारा से विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। जब सभी राष्ट्रों ने मिलकर ये विचार उनके पसंद आया अमेरिका के राष्ट्रपति का कि चलो एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिससे आने वाले भविष्य में इन युद्धों को कि हमें दोबारा ना देखना पड़े, तभी इसको बनाने के लिए 2 मीटिंग्स महत्वपूर्ण हैं। एक थी 26 जून 1945 को 50 बहुत सारे राष्ट्रों ने 50 राष्ट्र थे पहले शुरुआत में, फिर एक राष्ट्र और आगे आ गया पोलैंड। उन्होंने एक मीटिंग की और एक चार्टर बनाया। चार्टर यानी नियम, कायदे, कानून, कैसे ये संगठन बनेगा, क्या इसके नियम होंगे, क्या इसकी संस्थाएं होंगी, उसके विषय में एक चार्टर बनाया गया। और चार्टर पर 26 जून 1945 को वो पेश किया गया और उस समय 51 राष्ट्रों ने उस चार्टर पर अपनी सहमति की या उस चार्टर पर अपने साइन हो गए। अब साइन होने के बाद धीरे धीरे आगे वक्त ऐसे बढ़ता गया और अगले 4 महीने बाद 24 अक्टूबर 1945 को फाइनली ये घोषित हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज से अपने एक विश्व संस्था के रूप में कार्य करेगी और आगे बढ़ती रहेगी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी ऑफिशियल, जैसे कहते हैं, एक ऑफिशियल स्थापना हो गई और अब सब राष्ट्रों ने कहा ठीक है, अब ये एक संस्था वर्ल्ड लेवल पर काम करती रहेगी और विश्व में शांति, सुरक्षा और जितने भी मुद्दे ऐसे हैं जिसपे झगड़ा हो सकता है राष्ट्रों का, जिनमें लड़ाई की स्थितियां आ सकती है, उनको रोकने का प्रयास करेगी। यही कारण है कि विश्व में, क्योंकि विश्व वैश्विक संस्था है, एक देश की तो है नहीं, इसीलिए सही है कि विश्व स्तर पर यूएन डे यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो डे मनाते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं, वो 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। अब बात कर लेते हैं इसका हेड ऑफिस कहाँ है। अब अगर संस्था बनी है तो हेड ऑफिस भी होगा, तो इसका हेड ऑफिस अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको देखने के साथ साथ याद भी होता रहे, आपको ये वीडियो 1 या 2 बार देखें और आपको याद हो जाए। पढ़ते तो सभी हैं, हम भी पढ़ते हैं,
लेकिन ऐसा रहे कि आपको ये हमेशा मेमोराइज रहे, आपको एक बार बस रिवीजन करना पड़े और आपको सब चीजें दोबारा से याद आ जाए। इसके लिए मैं आपको एक शायद सोचती हूँ कि एक ट्रिक से भी बताती रहूँ, जिससे आपको इजिली याद होता रहेगा। अब आप देखिए विचार किसने दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति ने। अगर जिस व्यक्ति ने विचार दिया है वही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, तो इसीलिए जो उसका हेड ऑफिस बनाया गया वो भी अमेरिका में न्यूयॉर्क में बनाया गया। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है। विचार जिसने दिया, जिस देश के राष्ट्रपति ने विचार दिया, वहीं पर इसका हेड ऑफिस बना। अब फिलहाल संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश, 193 इसके मेंबर्स हैं और 2 इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। मेंबर्स तो 193 ही हैं, लेकिन ऑब्जर्वर कंट्रीज जो हैं वो 2 हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है 193 इसके मेंबर्स हैं। 200 से ज्यादा कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में और 193 इसके मेंबर हैं। तो देख लो कितनी महत्वपूर्ण संस्था है, कितने सारे देश इससे जुड़े हुए हैं। और इस संस्था में, इस यूएनओ में कितने अंग काम करते हैं? एक संस्था है तो अलग अलग मुद्दे देखने के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई होंगी, एक संस्था नहीं हो सकती, इसके अंग बनाए गए हैं जो अलग अलग मुद्दों पर काम करेंगे। तो 6 अंग हैं इसके, 6 अंग कह लीजिए इसके, और 6 में से एक जो है वो अब काम नहीं कर रहा है, लगभग 25-26 साल से वो अब काम नहीं कर रहा है, और 5 ही काम कर रहे हैं, 5 ही एक्टिव है, 5 ही अपनी जो है कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं 5 के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, एक के बारे में भी बताऊंगी, ऐसा नहीं है, एक के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बारे में 1 या 2 ही यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब कौन सा कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग अब कार्य नहीं कर रहा है, जिसका कार्य सस्पेंडेड है, वो मैं बता दूंगी। अगर मैं भाषा की बात करूं तो आप देखो 6 अंग हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा कितनी भाषाओं में काम करती है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल का संस्था है, अब 1 या 2 भाषा से काम करेंगे तो सबकी अलग अलग कंट्रीज की भाषा है, तो ऐसी कॉमन भाषाएं बनाई गई जिससे सभी देशों को ये भाषाएं समझ में आ जाए। तो जो वैसे तो भाषा इसकी 6 हैं, 6 अंग हैं, 6 भाषाएं, इस तरह याद रखिएगा, ये अंग भी 6 हैं और भाषा भी 6 है। ACEFRS, AC में बैठते हैं, EFRS नहीं बैठते हैं। AC में बैठते हैं, आप एक ट्री बनाए, AC EFRS, ये भाषाओं के नाम है, बताती हूं। ए से अरेबिक, ए से अरेबिक, अमेरिकन नहीं बोलना है, ए से अरेबिक। ये मुस्लिम राष्ट्र भी इसमें है तो उनकी भी एक भाषा होनी चाहिए जो वो समझ सके। मुस्लिम कंट्रीज में आपको पता ही है अरबी भाषा ज्यादा बोली जाती है। तो अरेबिक, चाइनीज, ये जो ई है ये है इंग्लिश, ई से इंग्लिश, एफ से फ्रेंच, आर से रशियन और एस से स्पेनिश। ये 6 भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ में की कार्य की भाषा है, कार्य करने की भाषाएं हैं। लेकिन जो मेन है जिनमें काम किया जाता है, मेनली 2 में लिया जाता है, EF। आप ऐसे याद रखिएगा, 2 इधर 2 इधर, 2 बीच की जो भाषाएं हैं उनमें काम किया जाता है, इंग्लिश और फ्रेंच में। अब आते हैं इसके अंग पर। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 6 अंग हैं और जो इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग या सबसे पहला अंग है वो है महासभा, जिसे जनरल असेंबली कहा जाता है। महासभा नाम से ही है, बड़ी सभा, एक ऐसी बड़ी सभा जो सब देशों का प्रतिनिधित्व करती है। कहीं कि सब राष्ट्र इसके मेंबर्स होते हैं। जो भी यूएनओ का मेंबर होगा, जो भी कंट्री यूएनओ की मेंबर होगी, वो महासभा की भी मेंबर होगी। ये नाम से ही पता है महासभा। महासभा का तो मतलब ये होगा जब सब राष्ट्र एक साथ आएंगे। महासभा, जनरल असेंबली, और इसे विश्व संसद कहते हैं। विश्व संसद किस लिए? क्योंकि सभी देशों के लोग इस महासभा के मेंबर होते हैं, इसीलिए इसे विश्व संसद का नाम दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 193 देश हैं। हर देश से, प्रत्येक देश से साल में कम से कम 1 आदमी, ज्यादा से ज्यादा 5 आदमी, कम से कम 1 आदमी, ज्यादा से ज्यादा 5 आदमी कोई भी कंट्री अपने देश से महासभा में मीटिंग के लिए भेजती है। लेकिन ध्यान रखें, 5 व्यक्ति एक ही वोटिंग के अधिकार होंगे, क्योंकि जब इसमें वोटिंग होती है तो उनको 5 वोटिंग नहीं मिलेगी, उनको वोटिंग एक ही मिलेगी। वोट एक ही मेंबर करेगा, तो वो 5 वही बात कहेंगे जो एक मेंबर कहेगा। वैल्यू उनकी 5 की एक ही के बराबर होगी। साल में 1 बैठक करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी महासभा है, सारे देश एक साथ इकट्ठे होंगे। ये नहीं है कि रोज रोज बुलाते रहे, हर महीने करते रहे, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
तो इसलिए साल भर में एक ही मीटिंग रखते हैं ये लोग, और वो भी सितंबर से दिसंबर के बीच। सितंबर में स्टार्ट होती है और दिसंबर तक चलती है, कई बार जल्दी भी हो जाती है, सितंबर से दिसंबर स्टार्ट होकर दिसंबर तक एंड हो जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि महासभा की बैठक किस महीने शुरू की जाती है, किस महीने स्टार्ट होती है, तो आपको सितंबर ही बताना है और कोई महीना नहीं बताना है, दिसंबर जनवरी फरवरी नथिंग, आपको सिर्फ सितंबर ही बताना है। और इस महासभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 10 जनवरी 1946 को लंदन में, क्योंकि उस समय तक संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यालय था, जो ऑफिस था, वो बन नहीं पाया था। आपको पता है 1945 में स्थापना हो रही है अक्टूबर में, और जनवरी में मीटिंग हो रही है, तब तक तो ऑफिस वगैरह कोई तैयार नहीं होगा। तो इसकी पहली बैठक जो थी वो लंदन में की गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ इसके काम क्या है। अब ये संस्था है, इतनी बड़ी महासभा है, तो काम तो करती होगी। क्या काम करती है ये काम करती है कि ये बजट पारित करती है, जो भी यूएनओ का बजट होता है उसको ये पारित करती है, सभी राष्ट्र होते हैं वो उसको पारित करते हैं। कोई नया सदस्य अगर बनाना हो, यूएनओ में कोई नया सदस्य जोड़ना हो, तो इसका विचार भी महासभा करेगी और उस पर वोटिंग होती है। ये नहीं है कि मेंबर आया और उसको बना लिया, उस पर वोटिंग होगी। जो भी सारे मेंबर हैं 193 देश, वो वोटिंग करेंगे, और यदि वोटिंग में उस मत को, जो भी नया देश शामिल होना चाह रहा है, 2/3 से वो पास हो जाता है, 2/3 बहुमत से वो पास हो जाता है, तो उस कंट्री को संयुक्त राष्ट्र में शामिल कर लिया जाता है। भारत के संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि महासभा की जो पहली भारतीय थी जो इसकी अध्यक्ष बनी, वो कौन थी? पंडित विजय लक्ष्मी। आपको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पंडित विजय लक्ष्मी। ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, और यही भारत की पहली ऐसी महिला है, या पहली ऐसी महिला व्यक्ति है जो महासभा की मेंबर बनी। उसके अलावा भारत में अभी तक किसी भी व्यक्ति को ये गौरव प्राप्त नहीं हुआ है। और इम्पोर्टेंट तथ्य ये भी है, ये पूरी महासभा की प्रथम महिला भी थी। इससे पहले कोई महिला महासभा की अध्यक्ष भी नहीं बनी थी, तो पूरे महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थी जो कि महासभा के अध्यक्ष के रूप में काम किया। आपको पता है एक ही साल के लिए होता है, क्योंकि एक ही मीटिंग होती है, तो एक ही साल के लिए महिला अध्यक्ष बनी। दूसरा आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, इसके नाम से ही पता है कि सुरक्षा भी क्या करेगी। सुरक्षा का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करना। बनी किस लिए है? सुरक्षा देने के लिए। यूएनओ की स्थापना ही क्यों हुई है? सुरक्षा देने के लिए तो ये, अगर ये सुरक्षा ही नहीं दे पाएगी तो इसका मेन जो वो उद्देश्य है वही खत्म हो जाएगा। तो दूसरा इसका महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। विश्व में शांति सुरक्षा बनी रहे, यही संस्था का, यही अंग का कार्य है, और इसीलिए सुरक्षा और शांति के लिए ही इस अंग को पुलिसमैन कहा जाता है। पुलिसमैन क्या करते हैं? शांति बनाए रखते हैं, सुरक्षा देते हैं, तभी तो हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, और वही ये संस्था करती है, इसीलिए इसे भी पुलिसमैन कहा जाता है। अब आता है इसमें कितने मेंबर होते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? तो टोटल सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर हैं वो है 15। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कितनी बार इस क्वेश्चन को आता है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? अगर कितने सदस्य पूछे तो 15, और अगर पूछे कि परमानेंट मेंबर, स्थायी मेंबर कितने हैं, तो 5, अस्थायी मेंबर कितने हैं, 10, टोटल कितने हो गए? 15। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको फिर बता रही हूँ। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में कितने देश हैं, कितने देश, ये नहीं पूछा है स्थायी कितने, अस्थायी कितने, तो आपको 15 ही बताने हैं। और अगर वो पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कितने स्थायी सदस्य हैं, तो 5 बताना है, कितने अस्थायी सदस्य हैं तो 10 बताना है। कहने का मतलब ये 5 वो स्थायी कंट्रीज हैं जो कभी भी सुरक्षा परिषद से हटती नहीं है। ये परमानेंट है, इन्हें कोई नहीं हटा सकता। ये जब तक सुरक्षा परिषद रहेगी, जब तक इसके हमेशा के मेंबर बने रहेंगे। जबकि ये 10 है, ये हर 2 साल बाद इनका चयन होता रहता है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, उसी तरह ये इसमें सुरक्षा परिषद में भी ये जो 10 कंट्रीज हैं वो हर दूसरे ईयर्स में चेंज होती रहती है। हर दूसरे ईयर्स में और कंट्री चुन के आ जाती है। अब ये परमानेंट जो कंट्रीज हैं, इनको याद करने का टर्म क्या होगा, कैसे याद रखेंगे? ये 5 कौन सी हैं? ये भूलते बहुत हैं।
हम भी भूल जाते थे, भूलते होते हैं। तो इसका एक क्रम है, इंग्लिश की जो अल्फाबेटिक है ABC। अगर आपसे कोई अब ये बोले कि आपको ABC पढ़नी है तो आप कहेंगे ABC फिर कब की पढ़ चुके हैं, अब हम दोबारा पढ़नी पड़ेगी। बस यही इसकी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो कहता है ABC पढ़ोगे फिर, अगर आप फिर में लगाएंगे तो यहाँ आई लगाना पड़ेगा, तो आप सोचना वो आई साइलेंट है, फिर FR ABC फिर। आपको दोबारा में पढ़ने के लिए ABC कहेगा तो लगेगा ना, फिर पढ़े। तो आपको बस यही है ABC फिर, ये आई साइलेंट है, FR। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया, ये 5 कंट्री के नाम है। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया, ये इसके परमानेंट मेंबर हैं। और परमानेंट मेंबर हैं तो कुछ स्पेशल पावर भी होगी, क्योंकि परमानेंट है, हटेंगे नहीं। तो इन्हें वीटो पावर दी गई है। वीटो, वीटो का मतलब है निषेधाधिकार, मतलब ऐसा अधिकार जो मना कर सके। किसके लिए मना कर सके? कि यदि इसमें कोई प्रस्ताव लाया जाता है और उस पर इन 5 जो कंट्रीज हैं ये मेंबर सहमत नहीं है, उन्हें लगता है कि नहीं ये प्रस्ताव सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, तो अपनी वीटो पावर यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जब भी भारत हाफिज सईद का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाता है, सुरक्षा परिषद में उठाता है और कहता है कि वो आतंकवादियों से विश्व आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए, तो चाइना हमेशा उसका बचाव करता है। चाइना हमेशा वीटो पावर यूज कर लेता, शायद ये क्या 2 बार हो चुका है। चाइना वीटो पावर यूज करता है और वो प्रस्ताव वहां गिर जाता है। चाइना उसको सपोर्ट करता है। अगर वो सपोर्ट नहीं करता, बाकी 4 कंट्री तो सपोर्ट करती हैं, लेकिन चाइना सपोर्ट नहीं करता। एक व्यक्ति की वीटो पावर से वो प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में गिर जाता है, पास नहीं होता। कहने का मतलब है कि यदि इन 5 में से एक भी कंट्री वीटो पावर यूज कर लेगी तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। 5 को एक मत होना जरूरी है। ये 10 मेंबर भी ये 10 मेंबर भी अपना जो है वोटिंग करते हैं, लेकिन इनकी इतनी वैल्यू नहीं है, ज्यादा वैल्यू इनकी है। पहली बार वीटो किसने यूज किया? 5 कंट्रीज में से सबसे पहले वीटो किसने यूज किया था? और सबसे ज्यादा भी, पहली बार भी किया और सबसे ज्यादा भी रूस ने किया था। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ, उस समय वो संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ रूस हुआ करता था, सोवियत संघ, उसके बाद टूट गया, रूस अलग हो गया, बट कहा जाएगा रूस ही। तो सबसे ज्यादा और सबसे पहली बार रूस ने इसका किया। अब इतना महत्वपूर्ण है तो अब ये देखिए, मीटिंग भी जल्दी करेगा, सुरक्षा का सवाल है, तो अगर लेट मीटिंग करेगा तो वैश्विक स्तर पर जो घटनाएं हो रही हैं, जो चीजें चल रही हैं, उनके बारे में कैसे पता चलेगा। इसलिए बहुत जल्दी लोग मीटिंग करते हैं। इनकी एक मीटिंग 14 दिन में हो जाती है। इनमें एक अध्यक्ष भी बनाया जाता है। 15 कंट्रीज में एक अध्यक्ष भी बनाया जाता है। तो ये जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर है उसमें ये प्रेसिडेंट चुनते रहते हैं, जैसे ABC FR, तो ये भी कंट्रीज में और बहुत सारे अल्फाबेट आते होंगे। तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अपना एक मेंबर्स को प्रेसिडेंट बनाते रहते हैं और बाकी के सदस्य के रूप में करते रहते हैं। प्रस्ताव की जैसे मैंने आपको बताया कि यदि ये 5 कंट्रीज तो हैं ही, कंपल्सरी है ही, जो स्थायी सदस्य हैं, इनका तो होना ही चाहिए। ये तो किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए तो कंपल्सरी है ही। उसके अलावा जो 10 अस्थायी कंट्री हैं, इसमें से अगर 4 लोग भी प्रेजेंट हो, शामिल हो या किसी मत को प्रमोट करें या किसी मत को माने, तो वो प्रस्ताव पास हो जाता है। ये तो केवल 4 भी होंगे तो भी प्रस्ताव पास हो जाएगा, लेकिन ये 5 की सहमति जरूरी है। तीसरा हमारा जो अंग आता है वो है सचिवालय। सचिवालय में सेक्रेटरीट। सचिवालय करते क्या है, जैसे कि आपको पता है, वो प्रशासन संबंधित कार्य करते हैं। जो भी कार्य प्रणाली का काम है, इतने बड़े UNO का जो भी कागजी काम है, जो भी प्रशासनिक काम है, वो काम जो है वो सचिवालय ही करता है। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे नीतियां बननी चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, आंकड़े, पूरे वर्ल्ड के जो 193 देश हैं, इनके बारे में जो भी तथ्य इकट्ठे करने हैं, वो सब काम में सचिवालय करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण भी कहा जा सकता है, महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं इसे, कि पूरे जो इसका प्रशासन काम है, कार्यपालिका संबंधी काम है, कहते हैं, वो सारा का सारा काम सचिवालय ही करता है। इसका एक हेड होता है। सचिवालय में 10,000 कर्मचारी काम करते हैं। देखिए कितना बड़ा जो है सचिव एक कार्यालय है, अंग है, क्योंकि इसमें 10,000 कर्मचारी काम करते हैं। इतने बड़े राष्ट्रों को देखने के लिए, दिखाने करने, काम करने के लिए, इतने लोगों का प्रशासन संभालने के लिए छोटे मोटे कर्मचारी तो नहीं कर सकते। तो 10,000 कर्मचारी इसमें काम करते हैं और इसका एक हेड ऑफिस, एक हेड होता है जो इन सब
सब कार्य को कंडक्ट करवाता है और उन कर्मचारियों का भी देख रेख करता है। जो महासचिव कहते हैं उसको, जो सचिवालय का जो हेड होता है उसको महासचिव कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट यही होती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का महासचिव कौन है। क्वेश्चंस में इसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है, इनका नाम पूछा जाता है या किस देश में ये पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं। ये पूरी यूएनओ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँगी पूरी यूएनओ में एक मेंबर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये महासचिव ही है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका, 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। और 2017 से एंटोनियन गुटरेस जो कि पुर्तगाल के हैं, वो इसके महासचिव हैं। अब 1 साल बाद इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और फिर नया जो है महासचिव चुन लिया जाएगा। इसके मेन काम मैंने आपको बता दिया, कॉन्फ्रेंसेस करवाना है, सम्मेलन करवाना है, तो सारी कंट्रीज से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ है इनके लिए सम्मेलन करवाना है। किसी को कोई रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि इनकी जो ये यूएनओ है इसके भी बहुत सारे अंग होते हैं और भी इसके वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं, और बताऊंगी मैं आपको। उनके जो रिपोर्ट्स तैयार करवाना, उन लोगों को रिपोर्ट्स देना, उनको कुछ आंकड़े चाहिए सभी राष्ट्रों से, कुछ नई नई चीज़ें रिपोर्ट तैयार करते हैं, उनके आंकड़े कराना, बजट पर भी कार्य करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अंग होता है।